Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 20, सेकेंड बायोलॉजी, क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये चैप्टर हमारे यहाँ बॉटनी में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1882 अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसका नाम W. फ्लेमिंग था, उसने सैलामेंडर के लार्वी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे की तरह कुछ चीज़ें देखी। उसके बाद 1882 में वेल्डियर ने इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यानी दागानुमा चीज़ों को क्रोमोसोम का नाम दिया, क्योंकि ये कलर्ड बॉडीज थे। तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है जो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है उस वक्त जब सेल की डिवीजन हो जाती है। क्रोमोसोम जो है वो तमाम स्पीशीज़ में, एनिमल्स के और प्लांट के तमाम स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हाँ, उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। क्रोमोसोम को हम क्लासीफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन की बुनियाद पर हम क्रोमोसोम्स को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें मेटासेंट्रिक है। सेंट्रोमियर इज़ इन द मिडल। दीज आर वी शेप्ड क्रोमोसोम, सो द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम आर ऑलमोस्ट इक्वल। आप लोग देख सकते हैं मेटासेंट्रिक ये वाला ये क्रोमोसोम, जिसमें आप लोग देख रहे हैं सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है। इसके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं और ये आपको वी शेप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 19 और क्रोमोसोम नंबर 20 जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक दूसरे नंबर पे सब मेटासेंट्रिक ये वाला क्रोमोसोम। Centromere of center, these are L-shaped, so the two arms of the chromosome are almost unequal. आप लोग देख रहे हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 4 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 12 तक है, क्रोमोसोम नंबर 17 है, क्रोमोसोम नंबर 18 है, जबकि क्रोमोसोम नंबर XB सब मेटासेंट्रिक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें सेंट्रोमियर सेवियरली ऑफसेट फ्रॉम सेंटर। दीज आर रॉड शेप्ड हैविंग वन आर्म वेरी लॉन्ग एंड द अदर आर्म वेरी शॉर्ट। आप लोग देख रहे हैं ये इसका एक आर्म, ये देखो ये बिल्कुल छोटा है और ये जो दूसरा आर्म है ये वाला ये लॉन्ग है। ये इनमें क्रोमोसोम 13 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 15 तक है, क्रोमोसोम नंबर 21 है एंड क्रोमोसोम नंबर 22 है, जबकि वाई क्रोमोसोम भी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। लास्ट में टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, दिस वन ये वाला आप लोगों को दिखाई देगा दिस वन। इसमें सेंट्रोमियर फाउंड एट एंड ऑफ क्रोमोसोम। दीज आर आल्सो रॉड शेप्ड so that they possess only one arm. These kind of chromosome are not found in the human being. जब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि 40% डीएनए मौजूद होता है और 60% प्रोटीन मौजूद होता है, जबकि आरएनए भी मौजूद होता है क्रोमोसोम में, लेकिन कम अमाउंट में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए मौजूद है। ईच वन कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम लॉन्गर। ऑल दिस डीएनए कैन फिट इनटू द न्यूक्लियस, यानी ये जो इतना बड़ा डीएनए मौजूद होता है ये तमाम न्यूक्लियस में मौजूद होता है। DNA have basic protein molecules called histones. हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं DNA में। Nucleoproteins look like a beaded chain called nucleosome. प्रोटीन
जो न्यूक्लियोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होता है, लेकिन वो बेडेड फॉर्म में होता है, यानी तस्बे के दाने की तरह। इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। द न्यूक्लियोसोम इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द DNA. Highly condensed portion of chromatin is called heterochromatin. फिर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, एक को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो कंडेंस फॉर्म होता है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, जबकि द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। ये आपको दिखाई देता है, सॉरी ये हम कहीं और चले गए। ये जो हाईली कंडेंस्ड हैं ये हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है, और ये जो यूक्रोमेटिन है ये उस वक्त कंडेंस होता है जब सेल डिवीजन होती है। उसके बाद एक मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए कि देखा गया कि वह कौन सा जो डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है या नहीं है। तो इस पर फेडरिक ग्रिफ ने एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरिया पर जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ये बैक्टीरिया दो हिस्सों में पाया जाता है, स्मूथ स्ट्रेन है और रफ स्ट्रेन है। स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया ये वायरुलेंट हैं, वाइल रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो नॉन वायरुलेंट है। उसने ग्रिफ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को या चूहे को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इंसानों पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, बैक्टीरिया फ्रॉम दी थर्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन यानी जो हमारे पास स्मूथ स्ट्रेन है वर किल्ड बाय हीट एंड देयर रिमेन्स वर एडेड टू रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया while neither anyone harmed the mice. इसमें हुआ ये कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको हीट किया गया और फिर उसके बाद इसको ऐड किया गया रफ स्ट्रेन में। इसमें माइस को ये जब इंजेक्ट किया गया तो माइस बिल्कुल जिंदा रहे। द कम्बिनेशन वॉज एबल टू किल इट्स होस्ट. Griffith was also able to isolate both live rough and live smooth strain of pneumococcus from the blood of these dead mice. Griffith concluded that the rough had been transformed into the lethal smooth strain by a transforming principle that was somehow part of dead smooth strain bacteria. दूसरी तरफ जब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो फ्रेडरिक माल्चर आइसोलेटेड अ सब्सटेंस नेम्ड एंड एज न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के में पाया गया कि जिसके स्पर्म ऑफ द फिश में यानी फिश के स्पर्म सेल्स में सबसे पहले इनको देखा गया, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लियन का। उसके बाद न्यूक्लियन वाज लेटर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये बाय नेचर एसिडिक हैं। 1920 में न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक बायोकेमिस्ट, इसका नाम P.L. लेविन था, उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया। ही फाउंड दैट डीएनए कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स। इसमें फॉस्फेट ग्रुप थे, दूसरा हमारे पास कार्बन शुगर था जिसको हम 5 कार्बन शुगर बोलते हैं, और तीसरा जो था वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस थे जिसमें एडेनिन, गवानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन थे, जबकि यूरासिल जो था वो आरएनए में देखा गया। Levin concluded that DNA and RNA are made of repeating units called nucleotides. हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं या न्यूक्लियोटाइड क्या हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये आपको इस यहाँ दिखाया गया है। ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, ये आपके पास पेंटोस शुगर है जिसको हम 5 कार्बन शुगर या पेंटोस शुगर बोलते हैं, और ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर यानी फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ये क्या बनाता है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट सर्व एज द मोनोमर यूनिट फॉर फॉर्मिंग द डीएनए एंड आरएनए।
हम कह सकते हैं कि ये मोनोमर मॉलिक्यूल हैं, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो डीएनए भी बनाते हैं और इसी तरह आरएनए भी बनाते हैं। Nitrogen base is attached to carbon number 1 of the pentose sugar and phosphate group is attached to carbon number 5 of the sugar। अब देखिए, ये हमारे पास जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह का एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं उसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी ज़्यादा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स इन द पॉलीमर ऑफ डीएनए इज लिंक्ड टू द नाइबरिंग न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फेट ग्रुप। अब आप इधर देख सकते हैं, मेरे भाई सुने, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अटैच हो जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तीसरे न्यूक्लियोटाइड, चौथे न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। इस तरह का एक लॉन्ग चेन बन जाता है। दिस फॉस्फेट कनेक्ट द 3 एंड ऑफ 1 शुगर विद द 5 एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड शुगर। इट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं। इस जो लिंकेज हो जाता है इसको फास्फोडाइएसिटर बॉन्ड की होते हैं। उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल को पेश किया गया। डीएनए कैसा है, इस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपने बातें कहीं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल हैं या मोस्ट जो एथेंटिक है वो वाटसन और क्रिक का मॉडल है, जो उन्होंने 1953 में सबसे पहले अपना जो उनका जो पब्लिकेशन थी उसको जर्नल नेचर में उन्होंने इसको पब्लिश किया और आज तक इस वाटसन एंड क्रिक मॉडल को माना जाता है। ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने इस मॉडल को पेश किया। इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बातें की, आ जाएं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, यानी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 बाइपोलिमर स्ट्रैंड्स कॉइलिंग अराउंड ईच अदर। यानी उन्होंने कहा कि ये जो बाई हेलिकल स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं। ईच स्ट्रैंड हैज़ अ 5 एंड और 3 एंड, यानी उन्होंने कहा कि इस जो एक स्ट्रैंड है इसका एक हिस्सा 3 एंड है तो दूसरा हिस्सा 5 एंड है। दूसरे स्ट्रैंड का ऊपर वाला हिस्सा 5 एंड होगा और नीचे वाला 3 एंड होगा। द स्ट्रैंड्स आर anti-parallel, meaning that one strand runs in a 5 to 3 direction while the other strand runs in a 3 to 5 direction। यही बात मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। The diameter of the double helix is 2 nanometer and the double helical structure repeats at an interval of 3.4 nanometer which corresponds to 10 base pairs। उसके बाद उन्होंने कहा The 2 strands are held together by hydrogen bonds and are complementary to each other। यही बात। The 2 DNA strands are called polynucleotides as they are made of simpler monomer units called nucleotides। Basically the DNA is composed of deoxyribonucleotides। यही हमने बात की है कि जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो पोलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत लंबा है, बड़ा है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। The deoxyribonucleotides are linked together by 3 to 5 end phosphodiester bonds। यही हमने बात की कि जो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड्स होती हैं जिसको डाइफॉस्फोएसिटर बॉन्ड कहते हैं। इसके ज़रिए से न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। The nitrogenous bases that compose the deoxyribonucleotides include adenine, cytosine, thymine and guanine। डीएनए में हम लोगों ने कहा कि यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता बल्कि थाइमिन की जगह पे यूरासिल मौजूद होता है।
The structure of DNA is a double helix structure because it looks like a twisted ladder. अब आपको दिखाई देगा ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी हम बात करते हैं तो ये सीढ़ी की तरह मौजूद होते हैं। इसका ये एक हेलिक्स है या दूसरा हेलिक्स है और इसके जो दरमियान में आप लोगों को दिखाई देते हैं ये दरमियान में जो हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन मौजूद है। The side of the leader are made of alternating sugar यानी deoxyribose and phosphate molecules while the steps of the leader are made up of pair of nitrogen base. ये जो लीडर की ये जो एक सीढ़ी, आपको मिसाल के तौर पर हम इसको सीढ़ी ही कहेंगे। ये वाली जो है ये स्टैंड या ये हेलिक्स किस चीज़ से बने होते हैं? ये डीऑक्सीराइबोज से बने होते हैं और फास्फेट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जबकि इसके जो दरमियान में आपको दिखाई देंगे ये वाले जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। As a result of the double helical nature of the DNA, the molecules has two asymmetric grooves. One groove is smaller than the other. अब देखें, जब इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपको मैं थोड़ा सा बड़ा, ये दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ये लंबा से, ये देखो यहाँ से ये हेलिक्स से लेकर ये दूसरा ये जो है ये ऐसे होते यहाँ तक आ जाते हैं और ये देखो ये जो है ये यहाँ से होते ये यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये जो एक बड़ा ग्रुप बन जाता है और एक माइनर ग्रुप है या एक छोटा है, ये बिल्कुल इस जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको देखिए ये आपके पास जो है ये माइनर ग्रुप है और यहाँ से लेकर ये लंबा सा ये इसको मेजर ग्रुप कहा जाता है। The larger groove is called the major groove while the smaller one is called the minor groove, जो are close together ये and occurs when they are close together. Since the major and minor groove expose the edge of the bases, the grooves can be used to tell the base sequence of a specific DNA molecule. ये वो आर्टिकल है जो 1953 को अप्रैल 1953 को नेचर में पब्लिश हुआ। इसको वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था या उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था नेचर जर्नल में। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला। बेशक इसको ये हम सही नहीं पढ़ सकते, आप लोग गूगल में इसको अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद डीएनए पे अभी हमारी बात चल रही है तो हम डीएनए के रेप्लिकेशन पे बात करते हैं। क्या डीएनए के रेप्लिकेशन क्या है या डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होता है या एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंजाइम्स बता देता हूँ कि कौन कौन से एंजाइम्स जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। डीएनए हेलिकेज हैं, ये क्या करता है? अनवाइंडिंग एंड सेपरेटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद डीएनए प्राइमेज हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज हैं या आरएनए पॉलीमरेज का एक टाइप है। ये आरएनए प्राइमर बनाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग आगे जब डीएनए के रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ कहाँ ये एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, ये सिंथेसाइज करता है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल को और बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू लीडिंग एंड लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स। लीडिंग एंड लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स क्या है आगे आपको समझ आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टोपोआइसोमरेज हैं या इसको डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहते हैं। ये अनवाइंड्स एंड रीवाइंड्स डीएनए स्ट्रैंड्स टू प्रिवेंट द डीएनए फ्रॉम बिकमिंग टैंगल्ड और सुपर कॉइल्ड। एक्सोन्यूक्लियसेस हैं, ये एंजाइम्स का एक ग्रुप है जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइंट करते हैं। अब सबसे पहले हम जब डीएनए रेप्लिकेशन पे बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन पे मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ बनाए गए जिसमें सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, कंजर्वेटिव मॉडल है और डिस्पर्सिव मॉडल है।
मैं आपको सी से पढ़ाऊँगा, पहले डिस्पर्सिव बताऊँगा, फिर कंजर्वेटिव बताऊँगा और लास्ट में सेमी कंजर्वेटिव बताऊँगा। डिस्पर्सिव में ये कहा गया कि एक पेरेंटल डीएनए मौजूद होगा। ये पेरेंटल डीएनए जब डिवाइड होगा तो उसमें जब दोनों डबल स्ट्रैंड, अब आपको दिखाई देंगे ये हमारे पास जब ये डीएनए आपको ये पिंक पिंक नज़र आते हैं, उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने कहा कि जब ये डिवाइड होगा तो डिवीजन के बाद जब दो डॉटर डीएनए बनेंगे तो इनके दोनों स्ट्रैंड में, दोनों हेलिक्स में पेरेंटल और डॉटर दोनों मौजूद होंगे। लेकिन ड्यू टू वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद दूसरा जो था वो कंजर्वेटिव मॉडल था। उन्होंने कहा कि जब एक पेरेंटल जो था वो पेरेंटल बिल्कुल सेम उसी तरह होगा और ये अपने जैसा एक बच्चा पैदा करता है। ये भी एक्सपेरिमेंट ना होने की वजह से ये मॉडल भी इसका भी इख्तिताम हुआ, ये भी कामयाब नहीं हुआ। जबकि आजकल जो मौजूद है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये कहा जाता है कि एक डीएनए जो है उस जब इसकी रिप्लिकेशन होगी तो इसका एक हेलिक्स बिल्कुल पेरेंटल होगा और दूसरा इसका डॉटर, यानी ये दूसरा, ये आपको पिंक पिंक नज़र आएगा, ये पेरेंटल है। और इसके साथ जो दूसरा ब्लू आपको दिखाई देता है ये इसका न्यू स्ट्रैंड है। दूसरा जो इसका डॉटर डीएनए है ये जो है ये भी इसका ये पिंक है और ये इसके साथ ये ब्लू है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बने, उनमें एक हेलिक्स पेरेंटल है और दूसरा डॉटर है, यानी एक पेरेंटल है और दूसरा डॉटर है। सेम इसी तरह इसमें भी एक पेरेंटल है और दूसरा डॉटर है। और आजकल यही सेमी कंजर्वेटिव जो है वो मौजूद है, यही पढ़ाया जाता है। और जो अभी जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल था या इसके बाद जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन वाला मौजूद है वो तमाम सेमी कंजर्वेटिव मेथड अप्लाई किया जाता है। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मौजूद है कि एक्सपेरिमेंटल यानी तजर्बाती बुनियादों पर ये बताया गया है या ये मालूम किया गया है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होती है, मेथड पे होता है। उसके बाद सबसे पहले जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन, यानी वो हिस्सा, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, वो हिस्सा जहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट होती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। DNA synthesis is initiated at a particular point with the DNA strand known as origin। यही बात मैंने कही कि जैसे जहाँ से DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस जगह को हम ओरिजिन बोलते हैं। DNA हेलिकेज, अब ये एक एंजाइम है, डिस्टर्ब्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस पेयर टू सेपरेट द स्ट्रैंड into a Y shape known as replication fork। अब आपको इस इमेज में ये Y shape ये दिखाई देता है। अब होता ये है कि यहाँ डीएनए हेलिकेज क्या करता है, उसको खोलना स्टार्ट कर लेता है। जो नाइट्रोजनस बेस यानी जो बेस मौजूद थे उनको खोलना स्टार्ट कर लेता है, एक कैंची की तरह। जिस तरह कैंची एक चीज़ को काटता है, सेम इसी तरह उसको काटना स्टार्ट कर लेता है, यानी उनके दरमियान ये जो डीएनए के हेलिक्स है ये खोलना स्टार्ट हो जाते हैं और एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। DNA can only be extended via the addition of a free nucleotide triphosphate to the three end of a chain। एक और चीज़ याद रखिए, एक हम लोगों ने उधर भी बात की थी कि ये एक डीएनए हेलिक्स है पेरेंटल, ये भी हमारे पास एक डीएनए हेलिक्स है। अब इसका एक एंड 3 एंड होगा और एक एंड 5 एंड होगा। दूसरे हेलिक्स का ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल कहा जाता है। और एक चीज़ ये भी याद रखें कि जब भी
डीएनए रिप्लिकेशन होगी और दूसरा डीएनए हेलिक्स बनेगा, तो वो 3 एंड से स्टार्ट होगा, यानी इस एंड से 3 एंड से स्टार्ट होगा। जबकि जो दूसरा ये 3 एंड तो यहाँ इसमें दूसरे इधर 3 एंड तो यहाँ पे है, इसलिए ये हमारे पास ओरिजिन है या फॉर्क है। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे आएगा 5 एंड की तरफ जाएगा, और इधर से ये 3 एंड से स्टार्ट होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। However, the replication fork is bidirectional. One strand is originated in the 5 to 3 direction, while the other is oriented 5 to 3 डायरेक्शन। इसीलिए ये जो 3 to 5 डायरेक्शन है, इसको देखें, ये 3 to 5 डायरेक्शन, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। जबकि दूसरा जो हमारे पास मौजूद है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ आएगा, 5 की तरफ आएगा, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। दूसरी बात, इसमें हम अब प्राइमर ऐड करते हैं। प्राइमर क्या है? प्राइमर आरएनए से बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जब प्राइमर होंगे तो आपका क्या बनेगा? डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है या डीएनए रिप्लिकेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। इसीलिए प्राइमर बहुत ज़्यादा लाजिमी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। A short piece of RNA called a primer binds to the 3 end of the strand. अब मेरे भाई सुने, ये जो 3 एंड है, इधर देखें, इस 3 एंड पर ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, यहाँ पर सबसे पहले आरएनए प्राइमर अटैच होंगे। जब आरएनए प्राइमर अटैच होंगे तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ये हमारे पास आरएनए प्राइमर है, इस साथ ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, तब ये प्रोसेस आगे जाएगा। द प्राइमर ऑलवेज बिंड्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिप्लिकेशन। तीसरा पॉइंट हमारे पास एलॉन्गेशन है। एलॉन्गेशन कैसे होता है सुने, एंजाइम्स नोन एज डीएनए पोलीमरेजेज एंजाइम, हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, आर रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग द न्यू स्ट्रैंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एलॉन्गेशन। डीएनए पोलीमरेजेज 3 binds to the strand at the site of the primer and begins adding new base pairs complement the strand during replication। अब मेरे भाई सुने, ये आप लोगों का जो 3 है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बने, अब न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाएंगे, कौन इसको काम करता है? ये डीएनए पोलीमरेज करता है। रिप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द 5 to 3 डायरेक्शन ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस। यही बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 3 to 5 डायरेक्शन जब ये स्ट्रैंड बनेगा ये कंटिन्यूअस बनेगा। ये क्यों कंटिन्यूअस बनेगा? क्योंकि इसके अंदर ब्रेक नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ जब हम दूसरे की बात करते हैं, 3 to 5 डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पहले प्राइमर अटैच होंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, फिर प्राइमर होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड होंगे, फिर प्राइमर होगा, फिर यानी अगेन एंड अगेन ब्रेकेज आता है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। The leading strand is one complete strand while the lagging strand is not. It is instead made up of multiple mini strands known as Okazaki fragments. These fragments occur due to the fact that new primers are having to be synthesized. ये जो again and again ब्रेकेज आता है डिसकंटिन्यूअस में, इस पॉइंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है? टर्मिनेशन है। होता क्या है? वंस बोथ द कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव ऑल द आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड्स। अब मेरे भाई सुनो, जब ये स्ट्रैंड भी कंप्लीट बन जाता है, ये वाला स्ट्रैंड भी कंप्लीट बन जाता है, अब दो डीएनए बन गए, यानी एक हेलिक्स पेरेंट का है, दूसरा डॉटर है, दूसरे डीएनए में एक डीएनए जो है वो पेरेंट है, दूसरा हेलिक्स है। अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने थे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में वहाँ पे प्राइमर्स मौजूद हैं। अब इन प्राइमर्स को हटाया जाएगा। कौन हटाता है इसको? एक्सोन्यूक्लियेज हटाता है। इन अदर
exonuclease proof reads the newly formed DNA to check, remove and replace any error. अब होता ये है, ये इस डीएनए को चेक किया जाता है कि ऐसा ना हो कहीं पर कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड अटैच तो नहीं हुआ है। अब उस गलती को ख़त्म करने के लिए फिर एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं, वो प्रूफ रीडिंग करते हैं कि ताकि चेक किया जाए, मालूम किया जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ सही अटैच है या नहीं है। Now, with two new strands being finally finished, the DNA has been successfully replicated. जबकि डीएनए ये तो हमने बात की यूकैरियोट्स की, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की कि प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हम एग्जांपल बैक्टीरिया की लेते हैं। बैक्टीरिया में हम ई कोलाई की एग्जांपल लेते हैं। इनमें सिंगल सर्कुलर लोब ऑफ डीएनए मौजूद होता है। इनमें पॉलीमरेज 3 मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम्स होते हैं। अब होता ये है, ये जो सर्कुलर डीएनए है आप इमेज में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास हम बात करते हैं, ये एक सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए में ये जो आपको दिखाई देते हैं ये हमारे पास क्या है, रिप्लिकेशन पॉइंट है। इसको हम रिप्लिकेशन बबल भी कहते हैं। रिप्लिकेशन बबल में डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है और इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड ये जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स में भी रिप्लिकेट होता है और यूकैरियोट में भी। दैट इज़ एनफ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।